हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के ख़ास प्रोविजंस, खासकर आर्टिकल वाइज हम देखेंगे। आर्टिकल 79 से लेके 122 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिकली पार्लियामेंट के बहुत सारे यहाँ पे प्रोविजंस हैं। और ये जो है, ये सारा पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है, इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को बताते चलें कि ये वीडियो जो है वो ख़ास तरह से उन लोगों के लिए है जो एग्ज़ाम में रिवीजन करना चाहते हैं। तो विथ आर्टिकल नंबर और जो सब्जेक्ट है उसमें मेंशन है, उसको हम यहाँ पे क्विक तरीके से देखते चलेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन चाहिए वहाँ पे मैं समझा दूँगा, ताकि थोड़ा सा एक ओवरव्यू आ जाए। ऑल राइट, सो आर्टिकल 79 से शुरू करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट जो होती है वो यहाँ पे 3 लोगों से बना होता है। एक तो प्रेसिडेंट, सेकंड लोकसभा एंड थर्ड राज्यसभा। तो ये जो तीनों जो है ये यहाँ पे कंस्टिट्यूट करती है पार्लियामेंट। ऑल राइट, आर्टिकल 80 कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो राज्यसभा होता है उसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है उसके बारे में आर्टिकल 80 में बात होती है। ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स होते हैं राज्यसभा में, वो होता है यहाँ पे 250। फिर आर्टिकल 81 कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो जो लोकसभा है वहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो यहाँ पे कैसा होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट इन द लोकसभा 552 होता है। ठीक है, 82 री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो हर सेंसस के बाद जो री एडजस्टमेंट ऑफ सीट होता है, ताकि जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पे इलेक्शन करवा सके, कितने कितने सीट जो है वो किस किस टेरिटरी में जाना चाहिए, तो वो उसका री एडजस्टमेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। तो ये सबसे पहले जो है वो 1952 में हुआ था, 1962 में हुआ था, फिर 1972 में हुआ था, एंड देन 2002 में हुआ था। तो इतने सारे डिलिमिटेशन कमीशंस जो हैं वो अब तक इस्टेब्लिश हुए हैं। तो वो आर्टिकल 82 में यहाँ पे बात करते हैं हम। 83 में जो है वो होता है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, एक तो राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो लोकसभा के हमें मालूम है कि फ़िक्स ड्यूरेशन जो होता है वो 5 साल का होता है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होता है जिसका जो ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं होता, एंड 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ड्यूरेशन होता है राज्यसभा का, ये आर्टिकल 83 में है। 84 में हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, उनके क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, जैसे कि वो भारत के सिटीज़न होने चाहिए। राज्यसभा के केस में वो 30 प्लस होने चाहिए, उनका जो एज है 30 प्लस होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। लोकसभा के केस में वो 25 ईयर्स प्लस होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोविज़न्स हैं कि एमपी को यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, तो उनके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। कोई यहाँ पे लिटरेसी एक हमारे देश में फ़िक्स मैंडेटरी नहीं है कि भाई आपको जो है लिटरेट होना चाहिए। एक इलिटरेट इंसान भी क्वालिफाई कर सकता है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, हमारे देश में ये है। आर्टिकल 85 को देखेंगे, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, इसका प्रोरोगेशन और इसका डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले तो जो सेशन होता है, यहाँ पे 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। सबसे पहले बजट सेशन, फिर होता है मानसून सेशन, फिर होता है यहाँ पे विंटर सेशन। ठीक है, इसका किस तरह से प्रोरोगेशन होता है, मतलब उसका डिसोल्यूशन भी होता है, प्रोरोगेट भी कर दिया जाता है, जैसे 1 दिन के लिए उसको बंद कर दिया जाता है कि ठीक है नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। डिसोल्यूशन होता है जैसे एक सेशन को डिज़ोल्व कर दिया जाता है, हम सुनते हैं न्यूज़ में कि बजट सेशन को डिज़ोल्व कर दिया गया, तो उस तरह से। ठीक है, या फिर पूरे पार्लियामेंट के सेशन को ही डिज़ोल्व कर दिया जाता है। तो ये जो है सारे चीज़ 85 में होता है। 86 में हम देखेंगे कि राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो किस तरह से एड्रेस करते हैं हाउस के, जैसे कभी भी जब लोकसभा इलेक्शन होता है तो सबसे पहला जो सेशन होता है उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं उस हाउस को, और मैसेजेस भी कभी कभी देना, वो है सब सारा 86 में, आर्टिकल 86 में। 87 में स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कोई अगर स्पेशल एड्रेस है बाय द प्रेसिडेंट तो वो आर्टिकल 87 में आ जाएगा। आर्टिकल 88 में राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज द रिस्पेक्ट हाउस, एज द रिस्पेक्ट्स हाउसेज। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में यहाँ पे है 88 में।
89 में द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब यहाँ से ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वैसे राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। तो उन सब के पावर यहाँ पे किस किस आर्टिकल में मेंशन है उसको हम देख लेंगे यहाँ पे क्विक तरीके से। तो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 89। आर्टिकल 90 वैकेशन एंड रिजाइनेशन और एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। तो यहाँ पे जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ जो है डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात की जाता है कि उनका वैकेशन, उनका रिजाइनेशन या उनका रिमूवल का प्रोसेस जो है वो 90 में हम बात करते हैं। आर्टिकल 91 पावर ऑफ द ड्यूटी ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन एंड अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज चेयरमैन। तो जो जब चेयरमैन नहीं रहते हैं तो किस तरह से जो डेप्यूटी चेयरमैन है या फिर और भी लोग जो हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं ड्यूटी को इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, ये आर्टिकल 91 में यहाँ पे बात होता है। फिर हम देखेंगे कि द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिजाइड वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज़ अंडर कंसिडरेशन। तो आर्टिकल 92 में ये होता है कि अगर कोई भी चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन उसको अगर हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो वो प्रिजाइड नहीं कर सकता, वो यहाँ पे चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन बन के एक हाउस को लीड नहीं कर सकता, उसका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये आर्टिकल 92 में है। तो हमने देखा कि 89 से लेके 92 तक जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन जो कि डेप्यूटी चेयरमैन है उनके बारे में बात करता है। उसी तरह से 93 से यहाँ पे लोकसभा का शुरू होता है। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा 93 में, आर्टिकल 93 में। फिर 94 में वैकेशन एंड रिजाइनेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो यहाँ पे स्पीकर को भी और डेप्यूटी स्पीकर दोनों को यहाँ पे वैकेशन, उनका रिजाइनेशन और उनका रिमूवल के बारे में बात चलती है। 95 में पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज अ स्पीकर। तो ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर किस तरह से स्पीकर बन सकते हैं, उनका क्या क्या पावर होगा। फिर उस तरह से 96 में द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज़ अंडर कंसिडरेशन। तो वही चीज़ है जैसे हमने देखा था 92 में। तो यहाँ पे ओवरऑल 93 से लेके 96 तक लोकसभा के बारे में यहाँ पे जिक्र होता है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा यूनिक सैलरी के बारे में, अलाउंस के बारे में ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो उन सब लोगों का जो है सैलरीज वो 97 आर्टिकल में। 98 में सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ऑलराइट, 99 में हम देखेंगे ओथ एंड अफर्मेशन। तो जो शपथ समारोह होता है मेंबर्स का वो 99 में, आर्टिकल 99 में। आर्टिकल 100 में वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। तो किस तरह से वोटिंग होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोरम जो है वो यहाँ पे कैसे मेंटेन होना चाहिए। कोरम मतलब 1/10 ऑफ द मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ताकि हाउस चल सके। जैसे एक हाउस में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, तो कई बार होता है कि बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हाउस में बराबर जो है वो डिस्कशन होते रहता है, क्वेश्चन आवर होता है, हाफ आवर डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एटलीस्ट कितने लोग होना चाहिए कि हाउस चल सके, प्रेसिडेंट उसको चला सके या फिर स्पीकर उसको जो है वो चला सके। तो वो जो है 1/10 ऑफ होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 1/10 ऑफ द अटेंडेंस होना चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तब जाके वहाँ पे हाउस फंक्शन करेगा। अगर इससे कम होगा तो वो बंद हो जाएगा, मतलब वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। 101 देखते हैं, वैकेशन ऑफ द सीट। तो एमपी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या एमएलए होते हैं, तो उन सब का यहाँ पे है। आर्टिकल 101 वैकेशन ऑफ सीट। 102 डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, जिसको हम एंटी डिफेक्शन भी बोलते हैं, कि किस तरह से डिसक्वालिफिकेशन होता है ऑफ एमपी एमएलए। 103 डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 104 में पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन टू नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड। तो किस तरह से पेनल्टी जो है वो यहाँ पे होती है। फिर 105 जो है वो होता है स्पेशल प्रिविलेज ऑफ एमपी, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पेशल प्रिविलेज ऑफ एमपी।
power privilege of the houses of parliament and the members and committees thereof. 106 उनके सैलरी एंड अलाउंस के बारे में बात होती है, उनका वेतन और भत्ता. 107 प्रोविज़न एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल. ऑल राइट. 108 जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस. तो 107 में तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई किस तरह से बिल्स का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब कोई भी बिल जो पास होता है उसका किस तरह से होता है. 108 में अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है वो अगर दोनों हाउस की सहमति नहीं बन रही है तो वहाँ पे जॉइंट सिटिंग होता है जिसको प्रिजाइड यहाँ पे करते हैं लोकसभा के स्पीकर. ठीक. और बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें ये जो है जॉइंट सिटिंग करवा के यहाँ पे बिल पास करवाया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, या मनी बिल, इसके लिए यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है. 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. 110 डेफिनीशन ऑफ मनी बिल. एक मनी बिल क्या होता है, तो ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा. 111 एसेंट टू बिल. तो प्रेसिडेंट जो हैं सोल अथॉरिटी होते हैं, किसी बिल को एसेंट करते हैं कि हाँ चलो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया और प्रेसिडेंट का एसेंट लग गया और ये बिल जो है पास हो गया. ठीक है, और वो एक्ट बन गया. 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट भी बोलते हैं. बजट का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल या फॉर्मल मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 112 जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको बजट भी बोला जाता है. ठीक. 113 से देखेंगे प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स. 114 एप्रोप्रिएशन बिल्स. तो जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट पास करते हैं बिल, उसका एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है. वो किस तरह से होता है, पार्लियामेंट को ये राइट होता है कि वो एप्रोप्रिएशन बिल पास करे, तभी जाकर डिमांड ऑफ ग्रांट जो है वो मिलता है. आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट. 116 वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट. इंपॉर्टेंट है वोट ऑन अकाउंट, आर्टिकल 116. 117 स्पेशल प्रोविजंस एज टू द फाइनेंस बिल. तो बहुत सारे बिल्स होते हैं जैसे मनी बिल, फाइनेंस बिल, तो उन सब का किस तरह से प्रोविज़न है यहाँ पे ये मेंशन है 117 में. 118 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर. 119 में रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस. 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट. इंपॉर्टेंट है किस तरह का लैंग्वेज जो है वो पार्लियामेंट में यूज़ होगा, वो 120 ही डिटरमाइन करता है आर्टिकल. 121 रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशंस इन पार्लियामेंट. ठीक. 122 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो कोर्ट का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अधिकार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में दखल अंदाजी कर सके. एमपी जो है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पेशल राइट है कि पार्लियामेंट में वो कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये जो था वो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक हमने देख लिया. टोटल पार्लियामेंट के बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल. एंड पार्ट 5 में ये आते हैं जैसे हमने बता दिया था. ठीक है. इसके साथ साथ एक और हम आर्टिकल देख लेते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट बेसिकली लेजिस्लेचर ही होता है तो उनका काम होता है लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी यहाँ पे उनके पास भी एक लेजिस्लेटिव पावर होता है जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है. ठीक है. तो जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता, जब रेसेस होता है मतलब पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करता, जैसे लोकसभा या राज्यसभा नहीं चल रहा है, कोई सेशन नहीं चल रहा है, ना मानसून सेशन, ना बजट सेशन, ना विंटर सेशन, तब जो है अगर कोई ज़रूरत आन पड़ी तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे स्पेशल पावर यूज़ करके ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल एक बिल पास होने जैसा ही होता है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई बट सॉरी फॉर दैट. इसको मैं रोक नहीं सकता था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल थे और इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन.